आतंकित सर, चूंकि मायावती का भी जिक्र आया कि उन्होंने नोटा के लिए अपील किया, लेकिन वहां पे ये चीजें हुई नहीं। जो वोट पड़े वो साफ साफ दिखे कि मायावती की अपील वहां पर काम नहीं की। अब सर एक चीज बार बार जो हो रही है, जब इंडिया गठबंधन की बात होती है, प्रयास किए गए कि मायावती भी उसमें शामिल हो, बाद में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ना वो एनडीए के साथ जा रही है ना इंडिया के साथ जा रही है। इस पूरी परिस्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? अगर मायावती बाहर रह करके चुनाव लड़ती हैं, तो क्या जो अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला जिसको उन्होंने जीत में एक बड़ा और अहम उसका रोल बता दिया था, उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका? जी नमस्कार राम प्रकाश जी। जहां तक मायावती का सवाल है, आपने देखा इस इलेक्शन में मायावती इलेक्शन में नहीं थी, और ये उनकी स्ट्रैटेजी भी थी, क्योंकि अगर मायावती फैक्टर नहीं काम करता है तो इंडिया पे क्या असर पड़ेगा और उसका बीजेपी पे विपरीत क्या असर पड़ेगा, ये हमने घोसी के इलेक्शन में देखा। आपने घोसी के इलेक्शन में देखा कि एक सीएम, दो डिप्टी सीएम, 26 मिनिस्टर, 18 एमएलए, 4 एनडीए के पार्टी वर्कर और एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि जेपी नड्डा साहब जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो तो मोदी जी जब बाहर से आते हैं उनकी अगुवाई के लिए एयरपोर्ट पे ही पाए जाते हैं। उनको टाइम ही नहीं मिलता कि वो पार्टी का काम देखें, तो वो तो अमित शाह पे छोड़ रखा है। तो होता क्या है कि जब मायावती ने इलेक्शन में अपना कैंडिडेट जो है उसके लिए कैंपेनिंग नहीं करने गई, तो वो देखना चाहती थी कि जो वोट बैंक है इंडिया का वो क्या होता है। और उसमें वोटर्स ने दिखा दिया कि इंडिया गठबंधन जो है वो अपने दम पर, अगर मायावती फैक्टर माइनस होता है तो वो एनडीए को हरा सकती है। और जैसे कि पहले वक्ताओं ने कहा कि ये फैक्टर ऑफ मार्जिन ज्यादा भी हो सकता था, क्योंकि ईवीएम पे कई प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं और कई बातों पर जो है वो सरकार पे सवाल किया जा चुका है, इलेक्शन कमीशन पे सवाल किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन है ईवीएम की वो अभी निर्धारित है, अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि ईवीएम को लेकर ऑपोजिशन पार्टीज जनरल इलेक्शन के लिए बहुत सतर्क हैं, और ये भी उनका मानना है कि ईवीएम के द्वारा धांधलेबाजी कराई जा सकती है। पर इस बार जो मायावती फैक्टर था, मायावती हो सकता है कि इस इलेक्शन के बाद ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि अगर वो इंडिया के साथ होती हैं तो एक तो उन पर जो तलवार लटकी हुई है कि उन पर डिसअप्रोप्रिएशनेट केसेस, एसेट्स के केसेस हैं, या और भी कई तरह से उनको प्रताड़न किया जाता है कि ईडी सीबीआई का डर दिखाया जाता है, जिस वजह से मायावती सामने नहीं आती हैं। तो अगर वो इंडिया के साथ जुड़ जाएंगी इलेक्शन से पहले, तो अगर इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने में कामयाब हो जाता है तो उनका ये डर समाप्त हो जाएगा। और प्रीवियस इलेक्शंस में आपने देखा ही है, जब आपका वेस्टर्न यूपी का भी बाईपोल हुआ था, मेरा ख्याल से आंकड़े आपको ज्यादा पता होंगे, पिछले 6 इलेक्शन में शायद 4 इलेक्शन जो है बीजेपी हारी है। तो ये तो क्लियर है कि पब्लिक मैंडेट जो है, ये जो आंधी है, ये बीजेपी, मोदी लेड बीजेपी सरकार के खिलाफ है। ये मोदी का जो काम करने का स्टाइल है और जो डिक्टेटरशिप अथॉरिटेरियन स्टाइल है, इसमें कहीं ना कहीं योगी भी उनसे जो है खफा है। आपने अभी देखा कि इलेक्शन से पहले ओपी राजभर के 3 या 4 इंटरव्यूज मैंने देखे, और उन्होंने साफ साफ कहा कि हम मिनिस्ट्री में शामिल होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है। तो ये सिग्नल्स जो हैं ओपी राजभर के पास, को इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं कि मैं हमारे यहाँ से मिनिस्टर बनेगा उत्तर प्रदेश सरकार में लोकसभा इलेक्शन होने से पहले। तो इसका मतलब है कि 2 पावर सेंटर्स हैं, एक पावर सेंटर जो आदित्यनाथ योगी के पास है और एक पावर सेंटर है जो अमित शाह जो है दिल्ली बैठ के चला रहे हैं। तो उसका भी व्यापक जो 2 पावर सेंटर्स बनने का है, बीजेपी के दारा सिंह चौहान की हार में उसका भी बहुत प्रमुख योगदान है, ऐसा मैं भी मानता हूं। तो मायावती फैक्टर जो है, ये बात तो हम लोगों ने पहले भी कई प्रोग्रामों में कही है कि अगर बीएसपी और जयंत चौधरी का आरएलडी और समाजवादी पार्टी, ये 3 पार्टियां अगर अपना गठबंधन अनाउंस कर देती हैं इंडिया गठबंधन के साथ आगामी लोकसभा इलेक्शन में, तो यूपी की स्थिति जो है, जो बीजेपी मान के चल रही है कि गुजरात और यूपी में तो वो 80 की 80 सीटें जीतेगी, तो उसको बहुत आहत होगा और इसमें टक्कर जो है कांटे की हो जाएगी। तो आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि मायावती इंडिया को सपोर्ट करती हैं कि नहीं। जी चलते चलते एक बात कांग्रेस की भी हो जाए। एक दर्शक है, उनका सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के बाद जो है वो कांग्रेस की यूपी के परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति रहेगी?
रामप्रकाश जी, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब चली थी तो उसमें बहुत सारे प्रश्न चिन्ह थे कि ये यात्रा का क्या निष्कर्ष होगा, या यात्रा कितने लोगों को जोड़ पाएगी, और इस यात्रा में क्या कोई खास मैसेज जो है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा या राहुल गांधी रीलॉन्च हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि भारत जोड़ो यात्रा एक सक्सेस स्टोरी रही। लोगों के मन में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, किसानों के आंदोलन को लेकर, और कई चीजें जिसमें कई बातें आई कि मोदी जी जो है वो सिर्फ अदानी और अंबानी को सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस तरीके से हिंडनबर्ग के खुलासे आए, आपने देखा यूक्रेन रशिया जब वॉर चल रही थी तो उस समय जो कच्चा तेल था वो रशिया से किस तरीके से समुंदर द्वारा अंबानी की कंपनियों द्वारा वो यूरोप में बेचा गया, किस तरीके से गेहूं 1800-1900 रुपए में किसानों से खरीद के 3500-3600 रुपए में रिलायंस द्वारा यूएई के माध्यम से बेचा गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, क्रोनिक कैपिटलिज्म को लेकर, कमर्शलाइजेशन को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में थे। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जब ये महाराष्ट्र में खासकर ये जो यात्राएं निकाली जाती हैं, हिंदू पंचायतें की जाती हैं, हरियाणा में नू में आपने देखा किस तरीके से दंगे करवाए गए शोभा यात्रा के नाम पर। तो एक तरीके से समाज में जहर फैलाने का काम जो बीजेपी ने किया उसको लोगों के समझ में नहीं आया, और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल हुई। अब सुनने में ये आया कि भारत जोड़ो यात्रा 2 का प्लानिंग चल रहा है, और 2 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा वो वेस्ट से ईस्ट की प्लानिंग चल रही है कि गुजरात से असम तक की वो यात्रा होगी। उत्तर प्रदेश के परिवेश में मुझे नहीं लगता कि भारत जोड़ो यात्रा 2 का जो अभी रूट है वो उत्तर प्रदेश से होकर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये बात पे क्लैरिटी नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता। पर अगर निकलेगी तो उत्तर प्रदेश में भी उसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि घोसी चुनाव के साथ 5 पंचायतों के भी चुनाव थे, और उन पंचायतों के चुनाव में मोहनलालगंज में बीजेपी 2200 वोटों से हारी, मिर्जापुर पंचायत बाईपोल में 400 वोटों से हारी, जलौन की पंचायत वो पोल में 800 वोटों से हारी, बरेली की पंचायत पोल में 500 प्लस वोटों से हारी। तो ये जो पंचायत इलेक्शन बाईपोल्स में भी जो बीजेपी की हार हुई है घोसी के साथ, ये कहीं ना कहीं एक इशारा कर रही है, एक प्रॉपर इंडिकेशन दे रही है कि सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स जो अमित शाह और मोदी जी कर रहे हैं, और जिस तरीके से आपने G20 में देखा फॉरेन पॉलिसी को लेकर खाली अजीत डोवल, अमित शाह और मोदी, खैर अमित शाह तो उसमें थे नहीं, खाली मोदी और अजीत डोवल जो थे वो सेंट्रल पॉलिसी मेकिंग में थे, और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो किस तरीके से उनके एक सब्स्टिट्यूट के, मतलब एक कहते हैं कि उनके एग्जीक्यूशनिस्ट के रूप में नजर आए, इधर से उधर भाग रहे थे। उनका कहीं भी आपने देखा हो ईएएम का बहुत ज्यादा ना उनको सामने लाया गया, ना उनकी कोई स्पीच किसी ने सुनी होगी ना। तो ये एक मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। जब मामला एक्सटर्नल अफेयर्स का होता है तब भी मोदी जी खड़े होते हैं, जब मामला फॉरेन डिग्नेटरीज को रिसीव करने का होता है, जब मामला फॉरेन पॉलिसी का होता है। अजीत डोवल फॉरेन पॉलिसी में ठीक है, उनका हस्तक्षेप जरूरी है, पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को सामने होना चाहिए था। तो ये जो केंद्रीकरण है पॉलिटिक्स का मोदी राज में, ये कहीं ना कहीं लोगों को हजम नहीं हो रहा है, और आने वाले समय में लोग मोदी और अमित शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को नकारेंगे, और एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक वे से कंट्री को चलाने का जिसका जो एक्सपर्टीज है वो उस एक्सपर्टीज के द्वारा काम करे। मुझे लगता है आने वाले समय में हमें ये देखने को मिलेगा।